وكاسة غدي روان أونلاين आपको नोट्स वगैरह तो कोर्स ऑफ लाइन से दिया होगा सर ने कोर्स ऑफ लाइन नहीं मैं आपको एक थोड़ा सा कोर्स ऑफ लाइन का रिव्यू भी दिखा दूंगा। ठीक है, एक रोड मैप है जिसके मुताबिक हमें चलना होगा ना। ऐसा करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सर। मैं वो स्लाइड शेयर कर दिया आपको। ठीक, पहले थोड़ा सा मुझे आप अपना नाम बताएं सर। बैठे 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 रिलैक्स इजी फील करके बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है जी। मैं सवा से ताल्लुक और बीएस कंप्लीट किया है केबी से। खैबर मेडिकल। जी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छा 2019। अच्छा, उसके बाद और एडमिशन दिया। अच्छा आप सर सुहेल अहमद नाम कीजिए। I also done my graduation from Khabar Medical University 2019. तो ग्रेजुएशन आपने किसमें की है? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपने एक चीज़ अच्छा एक ही दोस्त है। ठीक है, मेरा नाम भी मोहम्मद सुहेल है। ठीक है, और आपसे तो मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह। आपके तो आप तीन बंदों से बड़े इम्प्रेस हूँ। फर्स्ट लेक्चर मेरा हुआ था लास्ट संडे वाले दिन इंट्रोडक्शन लेवल का, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि नहीं सर, आपने हमारे कॉन्सेप्ट वो कर दिए थे सर, क्या कहते हैं, आपकी तरफ से क्लियर कर दिए थे, हमारे थोड़े खराब कर दिए थे। तो ये वो खराब इस सेंस में हो गए थे कि आप प्रैक्टिकल बैठे हुए हैं, तो इस वजह से आपको वो खराब लग गया। शुक्रिया सर। अच्छा इस तरह है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, प्रोफेसर सर भी हमारी और लिसानी है। असल में इस तरह है, मैंने लास्ट टाइम एक जनरल सर व्यू दिया था कि बेसिकली एचआरएम है क्या। ठीक है, लेकिन आज हम कंप्लीटली उसको एक शुरू से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट्स बता दूं कि हमारा जो रोड मैप होगा, जो हमने पढ़ना है, इसको मतलब आपको थोड़ा सा पता हो कि क्या है। बेसिकली
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसके अंदर 4 मेजर चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है पहले कि भाई HRM है क्या, व्हाट इज HRM। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि व्हाई HRM इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या वजूहत है। हमने इसमें पढ़ना है कि इसकी इमर्जिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के जो चैलेंजेस हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद पढ़ना है कि ट्रेंड्स क्या है। मेरी कोशिश होगी आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करें इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, ठीक है, इसको हम कवर करें। आपकी ये 4 चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी और इसमें कोशिश होगी कि तीसरी भी एक कवर कर लें। इसमें इसके बाद सेकंड फेज जो हमारा होगा उसमें हमने पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन और डोमेस्टिक HRM में क्या फ़र्क है, ठीक है, इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे हम इसके साथ क्या डील करते हैं और किस तरह करते हैं। सर Third इसमें one- इसमें नहीं हो सकता सर? नहीं आ रहा, मैंने कोशिश की है। ये मैं आपको पूरे इसके नोट्स और वो सारी चीजें आपको दूंगा। अच्छा ये आ गया, देखें ये जो सबसे पहला है मीटिंग प्रेजेंट ह्यूमन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज HRM, व्हाई HRM इज इंपॉर्टेंट, इमर्जिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस, ट्रेंड इन HRM। ये हमने फर्स्ट वन जो हमने डन आज हमने कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद है ग्लोबल एंड लोकल HRM प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। फिर हमने HRM फ्रॉम इस्लामिक एंड इंडिजिनियस पर्सपेक्टिव इसका क्या है। भाई हमने तो जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो हमने उस सेंस में इसको लेके चलना है इंशाल्लाह। फिर बेसिक इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है वो देखेंगे। फिर कंडक्ट जॉब एनालिसिस और HR प्लानिंग क्या चीज़ है। फिर हमने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस ये पढ़ना है। और ये हमारा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसमें फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए आप कह लें कि काफ़ी करामत साबित होगी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हमने पढ़ना है स्टफिंग। ये शुरू की तो थ्योरीज हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, असल चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई ये टेक्निक्स और ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह समझेंगे आपके पूरे टॉपिक पे आपको अबूर हासिल हो गया। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं मैंने बाकायदा तौर पर उनको हाईलाइट भी किया है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो मेन सबसे लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो कंपनसेशन का पूरा एक टॉपिक होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर रोल मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट स्टेप पे है। तो आज हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ये फर्स्ट वन। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब मैं पढ़ता हूं तो इसमें 3 चीजें मेरे सामने आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन सोशल मतलब इंसान, ठीक है, रिसोर्सेस मवाद चीजें, मैनेजमेंट उसको मैनेज करना, ये क्या चीज है। डिफिनीशन है द फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM is on managing people। पहला पॉइंट अपने जहन में रखना है आपने, मैं जिस पॉइंट पे कहूं कि और जहन में रख के उसको रिलेट करना है अपनी दूसरी चीज से। मैनेजिंग पीपल विद इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, मैनेजिंग पीपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, 2 चीजें। स्पेसिफिकली इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्टिव यूज ऑफ पीपल in achieving the organization strategic business objective and the satisfaction of individual employee needs। ठीक है, अभी देखें सर, एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है। आपने इतना तो पढ़ा होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स होती हैं, प्रॉफिटेबल होती है, नॉन प्रॉफिटेबल होती है, ये तो आपके जहन में होगा ना। क्यों सर?
एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम होता है कि भाई हम किस एंड पे किस तरह काम कर रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कि हमें कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चलती किसकी बेस पे है? कौन चलाता है उसको? मशीन्स नहीं चलाती, इंसान चलाते हैं। 18-19 सेंचुरी में एक चीज शुरू हुई, ठीक है, इस कंसेप्ट को तब प्रमोट किया गया कि भाई बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मकसद कौन है? एक बनीनों की खिदमत करना, प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट भी खिदमत ही है यार, प्रॉफिट कर रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? वो एम्प्लॉइज हायर करता है, एम्प्लॉइज से काम लेता है, उस एम्प्लॉइज से वो काम लेने के बाद अपना गोल अचीव करता है। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज सामने आती है कि भाई जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या हो रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं और उनका बेसिक थीम क्या है, उनको क्या वो कंपनसेशन हो रही है, ठीक है। और फिर उस एम्प्लॉइज का, उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जो पीपल जो उसमें काम कर रहे हैं, जो जिसके रिलेशनशिप है उनका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर के साथ, वो कैसा है? मतलब आप समझें कि देखें, एक तरफ हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके अंदर मेरे पास आ गए एम्प्लॉय, उसके अंदर काम करने वाले, ठीक है। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो किसी एक ने तो बनाया होगा ना, वो क्या है? वो ऑनर है, उसका इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई आउटपुट तो होगा ना। अब वो आउटपुट करने के लिए वो इन एम्प्लॉयज का इस्तेमाल करता है, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो बेसिकली एचआरएम क्रिएट करता है। अब आप मेरा मतलब आप इस मीनिंग्स पे समझ गए हो? मैंने बड़े क्लियर लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे है अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसका बिजनेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स कि वो बिजनेस खड़ा किस लिए किया गया है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लोगों की फलाह कर रही है, बहबूद कर रही है, एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज नीड्स। मतलब इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज की जो नीड्स है, क्या वो भी पूरी हो रही हैं? उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के तो अपने गोल हो रहे हैं। अब उसकी बेसिक नीड क्या है? उसकी रिकग्निशंस, उसको सैलरी टाइम पे मिल रही है, उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उस दिन हमने बड़ा तफसीलन इस चीज को डिस्कस किया था, ठीक है। मैं फिर एक रिव्यू दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ जाना है, वही आपने मुझसे क्वेश्चन करना। ये एक डेफिनेशन हो गई, मैंने 2-3 उठाई है ताकि आपको आसानी से मुख्तलिफ एंगल से समझा सकूं। अब कहता है नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटी। यहां से ह्यूमन रिसोर्स में बी डिफाइंड एज द टोटल नॉलेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डिफाइन किया है, इसके इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो टोटल नॉलेज है, स्किल है, क्रिएटिव एबिलिटी, उसका टैलेंट और एप्टीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स उसको कहते हैं जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी ये सारी क्वालिटीज जितनी भी हैं, एज वेल एज द वैल्यू, एटीट्यूड, अप्रोचेस एंड बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक टेक्नीशियंस हैं, ठीक है। अब आपने मेरे सवाल का क्लियरली पढ़ के जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। और उस सवाल का जो जवाब आपने देना है वो बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में। आप एक टेक्नीशियंस हैं, आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम शुरू करते हैं। उस लेबॉर्ट्री का रोल क्या है? टेस्ट निकाले, हम आपको दे, 100% दे, ऐसे ही है, और उनसे पैसे ले या फ्री ऑफ कास्ट करें, फलाह बहबूद के लिए करें। आपका रोल क्या है? To carry out main things such as एक्यूरेट रिजल्ट निकालना, क्वालिटी देना, डिस्टर्बेंस नहीं करना, हर चीज मतलब वो करना। अब आपका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी कौन यूज कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है। ऐसे ही है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफोर्स आप हैं, आप काम कर रहे हैं,
वैल्यू अप्रोचेस किसकी है? ऑर्गेनाइजेशन की। वो आपकी एबिलिटी से अपना वर्कफोर्स एबिलिटी गेन कर रही है। सर आप मेरी बात को समझ रहे हैं सर? ठीक है। अब वो कहते हैं इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मिसाल के तौर पर मेंटली स्ट्रेस में, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, आपकी सैलरी कम है, वर्कलोड ज्यादा है आप पे, आप क्या करेंगे? आपका इंडिविजुअल जो है वो वर्क फोर्स, आपका जो काम है उस पर असरअंदाज होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट आपकी उसी तरह शामिल होती है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट आप पे असरअंदाज होती है। आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी आपका स्ट्रेस लेना चाहिए। इसके दरमियान में ब्रिज का काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। क्लियर हो गया आपको? सर आपको क्लियर हो गया? ये दूसरे एंगल से मैं आपको बता रहा हूं। It is the sum total or aggregate of inherent ability, acquired knowledge and skill represented by the talents and aptitudes of the person employed in the organization. सिंपल लफ्जों में मैं आपको क्लियर कट लफ्जों में एक बात बता दूं, आपका नॉलेज, आपकी टैलेंट, आपको जो भी गेन है, ख्वाह आपने बाहर से हायर किया हो या ऑर्गेनाइजेशन से सीखा हो, काम तो आप ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, तो वो इन्वॉल्वमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूरी है। ठीक है? ये काम किसका है? एचआरएम का। आगे चलते हैं। एचआरएम इज बी, थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं है सर, वो ऊपर से इधर से major contributor on the success of enterprises because it is a key portion to affect customer business result and ultimate shareholders value. मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया कि आपका वर्कफोर्स जो है, आपका जो काम है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको यही बात बता रहे हैं कि शेयर होल्डर पे भी इफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस रिजल्ट पे भी करेगा और इन सारी चीजों पे करेगा, सब पे करेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अब क्या होता है यहाँ पे देखें, लाइकवाइज इफेक्टिव एचआरएम कैन बी अ मेजर बैरियर टू एम्प्लॉयज satisfaction and organization success. ठीक है? क्लियर है इस पे? नो नीड फॉर डिस्कशन। मेरा ख्याल आई थिंक आपको ये बड़े इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है? फिर वो कहता है आगे जो है, एचआरएम इज thus either a part of the problem or part of the solution. अब ये बड़ी टेक्निकली चीज है। बाज़ औक़ात एचआरएम आपके लिए प्रॉब्लम बनाती भी है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देती है। ये एडवांस लेवल की बात है। मैं आपको इसलिए 2-3 एंगल से कर रहा हूं कि आप कहीं से भी पढ़े, नेट पे इंशाल्लाह ये सब चीज मौजूद होगी, आपको क्लियर होगा। आप तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में की पोस्ट पे बैठे हैं, बताएं बाज़ औक़ात ऐसा इशू बना देती है एचआरएम कि आप कहते हैं यार इसको हैंडल कैसे करें। बिल्कुल होता है सर। हमें कभी कभार ये कहा जाता है कि यार बी द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम रादर देन, वो हमें कहते हैं कि यार वो नहीं करें ना, आप क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो रादर देन आप इशू क्रिएट करें। वो होता है ये जब आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह लाइफ में जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको ऐसे सर मिलेगा। ज़्यादातर हमने देखा है वो इशू क्रिएट करते हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूं। इट्स देखो ये वन प्रोटोकॉल्स, देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम तो उसको पढ़ रहे हैं जो ओवरऑल एक पूरे एक ग्लोब किसी एक को टारगेट नहीं करना। आप अपने ज़हन में इस चीज को ना रखें, आप अपने ज़हन में आइडियल पोजीशंस को रखें, आइडियल पोजीशन को रखें। ये आइडियल पोजीशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने डे फर्स्ट पे एक बात की थी कि मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने जब कोई सिचुएशन आए ना तो आप उसको देखें यार ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है? आप बातों में आने से पहले अपने हकूक का आपको बताओ। ठीक है? तो एचआरएम अगर एक तरफ आपको देखेगा ना, 1% वो एक देख रहा है तो 2% वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी देखेगा कि आपकी वजह से वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, और ये उसका मेन थीम है। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कहा ना वो अचीव करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को। ठीक है? फिर कहता है सॉल्यूशन इन गेनिंग द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। ठीक है? आई थिंक सो क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर एक और डेफिनेशन आती है। ठीक है? वही बात है, चेंज कर दी है, चेंज कर दी। क्या मतलब है इसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम द रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ये सारी एक मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट एक अलग से अपना एक टॉपिक है, ये इसका एक पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है।
आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसमें क्या होता है? मटेरियल होता है, मटेरियल बनता है, मशीनों में काम होता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। आप लेबोरेटरी में काम करते हैं, टेस्ट शुरू से लेकर आखिर तक कुछ मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी तक लेके जाते हैं, ठीक है। एक बंदा वहां से टेस्ट कलेक्ट करता है, दूसरा उसके प्रोसेस करवाता है, तीसरा रिपोर्ट प्रिंट करता है, चौथा उस पर साइन करके वेरीफाइड करता है और फिर देता है, ठीक है। अब वो सारा क्या है, इसको मैनेज करना क्या है, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन अब मैनेजमेंट के भी कुछ पार्ट्स हैं। तो ये जो HRM है, ये इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, व्हिच इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब उसका मशीनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मशीनें खराब होती हैं, जलती हैं, कुछ भी नहीं है, उसका काम उन मशीनों को चलाने वाले बंदों से है। वो रिसेप्शन पे बैठे हुए उस बंदे को भी देखता है कि वो कैसे डील कर रहा है, टैक्टिक्स कैसे कर रहा है, और एंड में जो साइन करके उस रिपोर्ट को फाइनल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। फिर आता है इट इज ऑब्जेक्टिव इज द मेंटेनेंस ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द डेवलपमेंट एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें एक और मेजर चीज है, HRM का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने आपके डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन रखना है कि भाई एक रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ है वो सेटिस्फाई है, वो काम सही कर रहा है, उसकी एप्रिसिएशन हो रही है, उसकी टाइम सुबह इन टाइम आउट सही लग रहा है, उसको सैलरी सही मिल रही है, वो ये काम नहीं देखेगा। उसका ये काम भी है कि वो बंदा उस टेक्नोलॉजी को समझता है, उसको रिलेशन बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, उसको इसकी ट्रेनिंग है, अखलाक से मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है बातें सुना के गए होता है ना। क्यों सर, आपकी भी इधर बकायदा एप्टीट्यूड ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे ऑफिस में भी एक ट्रेनिंग हुई है अखलाकियात पे, आप डील कैसे करेंगे, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ट्रेनिंग सेशन नहीं हो तो आप कैसे सीखेंगे। लेकिन इसके साथ वो कहता है इज द मेंटेनेंस ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपस में भी रिलेशन है, रिसेप्शन वाले का अंदर जो लैब जो है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, रिपोर्ट्स के दौरान आपस में कोई तर्क कलामी तो नहीं होती, तो बात नाचते सिर्फ हवा के इसी दिल लगोले जब के दरना लेब के कार को जमा हो टेंशन से आते होता, ये प्रॉब्लम्स। यू डिडंट इवन फोर्स कि एक दूसरे को फोर्स में मेरा काम ज्यादा है, मेरा काम ज्यादा है, उससे फिर बिगाड़, लड़ाइयाँ और उस कॉन्फ्लिक्ट को डील करना ताकि आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप बन सके। ये किसका काम है? HRM का, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ policies, procedures and programs relating to human resources to optimize their contribution towards the relationship realizations of the organization objective। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक बंदा उधर रिपोर्ट उसने प्रिंट कर ली है, उस पे साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो गुस्से में कहता है छोड़ दो रहा, एक बाहर से बंदा है उसको बराबर करे, 30 मिनट का टाइम दिया, घंटा उसको बिठाऊंगा, वो इसको बातें सुनाएगा। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इफेक्ट अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा? वो जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है उस बंदे पे या ऑर्गेनाइजेशन के उस पे? दोनों नहीं, एक कस्टमर तंग हो जाएगा एक तो ऑर्गेनाइजेशन खराब, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बैड इंपैक्ट डालेगा, बाहर कहेगा यार ये ठीक नहीं है, मैं जाता हूँ घंटा वेट करवाते हैं, वो रिपोर्ट्स सही नहीं देते, टाइम पे नहीं देते, और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो गेन करे। ठीक है इस पे आप समझ गए? जी सर, समझ गए। कोई क्वेश्चन अगर आपका यहाँ तक है तो बताएं। अभी तक हम सिर्फ डेफिनेशंस पे जा रहे हैं, ठीक है सर, इंपॉर्टेंस डेफिनेशन सब मैं उस पे चला गया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड HRM is concerned with getting better result with the collaboration of people। देखिए मैं चौथी डेफिनेशन है, चौथी पॉइंट्स है जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कोलैबोरेशन ऑफ पीपल है, किसी एक सिंगल बंदे का काम नहीं है कि एक बंदा आपका बैठ के सारे काम कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इट इज एन इंटीग्रल बट डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद पीपल एट द वर्क
and their relationship within the enterprises. Enterprises नाम है, organizations के मुख्तलिफ नाम होते हैं. Entrepreneurship, एक बंदा अपनी business शुरू करता है उसको entrepreneurship कहते हैं, ठीक है. Enterprises उसको चलाने वाला. HRM is helping attaining maximum individual development, desirable working relationship between employees and employers. Employees and effective modeling of human resources as contrast with physical resources. आप दोनों में से कोई मुझे समझा सकता है? इसके 3 हिस्से हैं. पहला हिस्सा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, बिल्कुल सर. पहला हिस्सा. Yes, sir. दूसरा एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज, एक दूसरे ऑनर का उसके एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज के साथ, एंड इफेक्टिव मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंट्रास्ट विद द फिजिकल रिसोर्सेज, और उनका फिजिकल रिसोर्सेज के साथ. फिजिकल रिसोर्सेज से मुराद क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ. आप नहीं थे, 3 चीजें उसी डिफिनिशंस को घुमा फिरा के बात की, लेकिन सिर्फ इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें डिजायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, एक पॉइंट. दूसरा एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज, मतलब ऑनर का एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज के साथ, एंड इफेक्टिव मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन कंट्रास्ट विद फिजिकल रिसोर्सेज. आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कोई नई चीज आती है हॉस्पिटल में तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये वो आपका फिजिकल जो रिलेशनशिप है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, ये उसकी बात कर रहा है कि ये भी करवाना किसकी जिम्मेदारी है? एचआरएम की. ठीक हो गया सर? इट इज अ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं जो आपको 4-5 डिफिनिशंस करवा के यहां तक लाया हूं ना, सिर्फ इस चीज के लिए, इस चीज के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज तो सबको पता होगा, डिफिनिशन सारी जाहिर है, नाम से जाहिर है, लेकिन असल काम इसका क्या है? रिक्रूटमेंट, हायर करना, बंदों को बंदों के लिए हायर करना, सही बंदों को सही काम के लिए हायर करना. ऐसा नहीं है कि आप लैब के बंदे के लिए अकाउंटेंट को हायर करें, ऑपरेटर को हायर करें. अगर आप डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं तो आपकी जगह पे किसी टेक्नीशियन बंदे को नहीं बिठाया जा सकता. क्यों सर? तो ये रिक्रूटमेंट है. फिर सिलेक्शन है, फिर बंदे तो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, उसमें से की बंदा सेलेक्ट कैसे करेंगे. फिर उसके बाद ये है कि भाई उसके बाद उनकी डेवलपमेंट क्या चीज है, यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है. अच्छा, बंदे ले लिया आपने, गवर्नमेंट में अक्सर ऐसा होता है बंदे ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है 6-7 बंदे ले लेते हैं. अब उनकी यूटिलाइजेशन हो रही है, वो फारग बैठे हुए हैं, अब उनसे काम ले रहे हैं. ये तो नहीं है कि सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पे बढ़ा दिया, भाई ठीक है सही है चल रहा है यार चलने दो, ऐसा नहीं है. You must utilize their abilities, their skills, कि उनकी स्किल्स यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं. कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, अब जाहिर बात है आपने यूटिलाइजेशन कर दी, उनकी स्किल्स कर दी, तो उसको कंपनसेट भी कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपने लेकर उनको भूल गए. ठीक है, उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनको बोनसेस मिल रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन हो रही है, और फिर वो मोटिवेट हो. ऐसा नहीं है कि बस रोज की तरह सुबह आए काम करें चले जाएं, आए काम करें और चले जाएं. नहीं, उनको हर रोज लगे कि मैं काम करूंगा, कुछ नया होगा, इस मंथ मेरे साथ कुछ नया होगा, इस महीने मुझे कुछ नया मिलेगा. क्यों सर, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये चीज ये बहुत जरूरी है. अप्रेजल अवार्ड मिलता है साल के आखिर में, वो कहता है यार मुझे बोनसेस मिले हैं, मुझे अवार्ड मिला है, कैश अवार्ड मिला है. अक्सर ऐसे आते हैं कैश अवार्ड्स, नाम होता है, प्रमोशंस हो जाती है. ठीक है, सरकारी तौर पे गाड़ियां मिल जाती हैं, नई गाड़ी गई इसको मिल गई है यार, पुरानी गाड़ी इसकी. उससे क्या होता है, उसका मोटिवेशनल लेवल थोड़ा सा अप होता है, काम में करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ह्यूमन क्लियर है डिफिनिशंस पे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें. ठीक है सर. अच्छा, मुझे बताएं यहाँ से आपको मैं अगर कहूँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या आप इसको मुझे बता सकता है? किस चीज़ के फंक्शन सर? एचआरएम के फंक्शंस कुछ क्लियर हुए? जी बिल्कुल सर, वो मैंने आपको बताया था ना सर कि जो डिपार्टमेंट के एचआरएम के जो सेक्शन होते हैं और जो आप पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें काफ़ी वो है डिफरेंस वो है. ठीक है ना, जो हमारे जो डिपार्टमेंट में एचआरएम है और इसलिए कि वो तो ज़्यादातर सिर्फ फाइल्स के ऊपर ही वो करते रहते हैं. यहाँ पे कम से कम बंदे को ये चीज़ पता चल रही होती है कि एचआरएम इन डेप्थ क्या चीज़ है, अभी किस तरह फंक्शन एटलीस्ट इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता लग गया.
यस ठीक है, मैं आपको हो सकता है टास्क भी दूं कि मुझे प्रोटॉन्स के कुछ क्वेश्चंस आपने बना के लाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमने बेसिकली पढ़ना है कि यार इसका फंक्शंस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, उससे काफी कुछ क्लियर हो गया। द प्रोसेस टू डिटरमिन हाउ टू मूव एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को मूव कैसे करना है, ये उसका पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर टू डिजायर्ड मैन पावर पोजीशन। टेक्निकल चीज है, बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी सी ट्रिकी है। किस सेंस में? पार्ट्स में बताता हूं। ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? आपकी करंट मैन पावर क्या है और आप उसको किस डिजायर्ड मैन पावर पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। बस सिंपल से ये 3 पॉइंट्स हैं। क्यों सर, क्लियर हुआ आपको? जी सर। इसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है और फंक्शन भी यही है। अभी आपकी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार आप इसकी मिसाल ले लें, रिसेंटली एक चीज बड़ी मीडिया में इन हुई है और वो हुई है जो ट्विटर के ऊपर बातचीत चलेगा। ट्विटर देखा आपने, कब से शुरू हुआ? इतना सा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो एकदम से इतना वास्ट कर गया। उन्होंने क्या किया, अपने करंट मैन पावर को डिजायर मैन पावर के हमने उस जगह पे जाना है कि दुनिया के हर बंदा उसको ट्विटर को इस्तेमाल करे। तो ये वही चीज है कि इस प्रोसेस को आप कैसे आगे लेके जाते हैं। पहला फंक्शन ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर, अभी डिटेल पढ़ेंगे लेकिन मैंने सिर्फ आपको टेम्परेरी तौर पर बताया। दूसरा है प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग मैन पावर नीड्स, उसी बात को थोड़ा सा घुमा दिया, एंड फॉर्मुलेट प्लान्स टू फुलफिल दिस नीड। पहली चीज प्रोसेस क्या है, मैन पावर की जो नीड्स है उसको डिटरमिन करना। उसकी नीड क्या है? पहले पोर्शन में वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, दूसरे पोर्शन में वो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है कि उनकी जो नीड्स हैं और उनके लिए जो प्लान करना है उस नीड को पूरा करने के लिए वो प्लान भी बनाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा एचआरएम बाकायदा तौर पे साल के शुरू में एक लिस्टें इशू करते हैं या मंथ के शुरू में कि भाई इन चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट्स को इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए वो प्लान बनाते हैं। आपको एक सर्कुलर आता है कि यार ये इनकी ट्रेनिंग फेस होगा, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बंदों को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसमें फिर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो वो ट्रेनिंग किस लिए होती है कि वो बंदों को उनके अंदर वो उनको मोटिवेशनल भी बनाए, उनको नीड्स भी पूरी हो, उनको रिलैक्सेशन भी मिले, ठीक है, ये सारी चीजें उनको देते हैं। फिर कहते हैं सेट अप प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिजायर टू मैक्सिमाइज बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहां पे अब आपके दोनों चीजों को मिक्स कर दिया गया, ये इंडिविजुअल एक बात, ये दूसरी, और तीसरी में आके क्या कर दिया, तीनों को मिक्स करके बताया गया कि ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इकट्ठा करना, उसके ऊपर क्या करना, प्रैक्टिसेस करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, ताकि वो मैक्सिमाइज जो चीज है वो पूरी हो सके, वो गेन हो सके। क्लियर है सर आपको? ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द, अब हम स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। वो तो कलेक्टिव थे ना। पहला ऑब्जेक्टिव है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन अटेनिंग इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ये इसका फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है एचआरएम का। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड हो और ट्रेन हो। ये ट्रेनिंग देना, ये मोटिवेशन करना, ये एचआरएम का, ठीक है। दूसरा है यूटिलाइज द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, उसकी स्किल को, उसके नॉलेज को यूटिलाइज भी करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कि वो अपने नॉलेज को, स्किल को पूरा कर सके। अब मिसाल के तौर पे आपकी स्किल है कि आप एक चीज को, मशीन को चलाते हैं, ठीक है, अब उस स्किल को मैं यूटिलाइज भी करूं कि नहीं करूं? यार जहां पे उस मशीन से आप 4 घंटे काम लेते हैं और आपकी स्किल आप उसको 6 घंटे ले सकते हैं, तो आप तो खुशी से नहीं लेंगे, आप तो अपने 2 घंटे कहेंगे यार थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मेरा तरीका है, एचआरएम का तरीका है कि वो 6 घंटे काम ले और इस तरीके से ले कि आप मोटिवेट भी हो, आप खुश भी हो और एफिशिएंटली काम भी कर सकें। क्यों सर? सर ये चीज़ मैनेजमेंट में नहीं आती, यानी ये एचआर से तो उसका कोई वो नहीं होना चाहिए कि एचआर का जो
कॉन्सेप्ट मेरे जहन में जो आपने पढ़ाया भी है, एचआर का उसको रेगुलेट किस तरह करते हैं, एचआर रेगुलेशन। अब ये जो चीज़ आप बता रहे हैं यूटिलाइज द स्किल एंड नॉलेज, ये तो मैनेजर का काम हुआ। बिल्कुल सही कहा। मैनेजर का एचआर तो मैनेजर के साथ तो देखें, अगर मैं सिर्फ कहूँ एचआर, सिर्फ एचआर की बात करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? आपकी चीज़ है, आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बैठता हूँ, आपसे सुनता हूँ, घंटों सुन लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है मेरी सैलरी का, मुझे सैलरी में वर्कलोड गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने सुन लिया, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आप इस दो तरीके हो सकते हैं, इधर आप मुझे कन्विंस करें कि आप जो काम कर रहे हैं सिचुएशन है, या आप उस बात को उठा के जो हायर मैनेजमेंट है उसके साथ शेयर कर दें कि और उसका हल निकाल के उस हल के मुताबिक अमल हाँ, करवाऊँ, ठीक है। तो ये काम बेसिकली डिपार्टमेंट किसका है? डिपार्टमेंट एचआर का है। एचआर का है। तो वो क्या कर रहा है? वो मैनेज कर रहा है। मैंने अभी पहले डिफिनेशन में आपको बताया कि ये सारी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। याद है आपको मेरी डिफिनेशन? ये इधर अभी आएगा, डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तो पार्ट ही मैनेजमेंट का है, इसीलिए तो इसका पूरा नाम HRM। सिर्फ एक अकेला नहीं है, आपने सिर्फ एड्रेस करना। फिर इसमें एक और चीज भी मैंने बताई कि सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, जैसे अभी आपने जिक्र किया, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करना है। अब आपको क्लियर हुआ? हम ये चीजें मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये रोल मैनेजमेंट का है। अच्छा, और एचआर से मुराद ली जाती है एचआर मैनेजर, ठीक है। आपने देखा होगा। फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि एचआर मैनेजर के नीचे कौन कौन सी बॉडीज काम करती हैं, उनका काम क्या होता है, वो इंशाल्लाह जब हम जॉब एनालिसिस पे आएंगे ना, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्लियर हुआ? अगर कोई और क्वेश्चन आप पूछें, इसी तरह मजा आता है सर क्लास में, अगर कोई इस तरह क्वेश्चंस करे तो पता लगता है कि यार गेन हो रहा है। बाकी ये बड़ी ने जो डिफिनिशंस प्रेजेंटेशंस कोशिश की है कि रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चंस के जवाब। थोड़ा सा आप इसको, खैर मैं आपको मेल कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है सर, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और मैं एक बात आपको और बता दूं, खुद से लिखना है, अगर एग्जाम भी हो खुद से लिखना है, नो नीड किताबी डिफिनिशंस। आप प्रैक्टिकल स्किल इज बेटर देन कि आप इसको रटलाइजेशन के हिसाब से चलें, ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिटेनिंग, ये पहला हो गया। यूटिलाइजेशन का स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये भी क्लियर है आपको। तीसरा है एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय एनकरेजिंग एंड असिस्टिंग एवरी एम्प्लॉय टू रिलीज हिज पोटेंशियल। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये आजकल की सिचुएशन में बहुत ज्यादा फेस कर रहा है एक एम्प्लॉय। क्यों सर? कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे बहुत ज्यादा, स्पेशली किस चीज को लेके। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा करते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन आपकी तब होती है जब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, एनकरेजिंग हो। आपका डायरेक्टर आपको बुलाए और कहे वेल डन यार, आपने टाइम पे काम किया, कुछ नहीं दिया उसने, कोई चाय समोसा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन आपको इनकरेज कर दिया, ठीक है। एंड असिस्टिंग एवरी एम्प्लॉयज टू रिलीज हिज पोटेंशियल। अब आपका पोटेंशियल क्या है? आपका वर्क, काम करने की स्पीड, ये आपका पोटेंशियल है। आप काम कर रहे हैं, आप फाइल रख के गए हैं, मैंने उठा के साइड पे रखा, मुझे बताएं आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? वो खत्म हो जाता है, सेटिस्फैक्शन हो जाती है। क्लियर हो आपको? इंसान चाहता है उसकी तारीफ हो, ये है, ठीक है। हर एक चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसकी एक्चुअलाइजेशन हो। क्या जबरदस्त यार, वो जबरदस्त। और ये दो अल्फाज उसके लिए जो है ना, उसको टॉप पे लेके जाते हैं, उसकी जात को माना जाता है कि यार तुम कुछ कर रहे हो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि HRM गेन करता है। Establish and maintaining productive, self-respecting and internal satisfaction working relationship among all the members of the organization. मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखता, वो एम्प्लॉयज के दरमियान में भी देखता है कि इनकी एनवायरनमेंट कैसी है। और ये एनवायरनमेंट बनाना
HRM का काम है, वो बनाती है एनवायरनमेंट। आप देखें बाज़ वक़्त लोग एनवायरनमेंट की वजह से जॉब छोड़ के नहीं जाते, वो कहते हैं यार मैं इधर खुश हूँ। आपकी ट्रांसफर अगर मिसाल के तौर पे आप बेसिकली कहाँ के हैं सर? नौशहरा के हैं। आपको अगर वापस नौशहरा भेजा जाए आप कितने खुश होंगे? समवट सर अच्छा होगा, यानी कि भी सबसे ज्यादा खुश किस जगह पे होंगे? सर जिधर अभी वो है क्या पेशावर में। पेशावर इन सेंस वो है, यानी कि इससे पहले मैं 414 में था तो इतना वो नहीं था कि अगर ठीक तो रोज़ाना ना जाना होता तो एक वो होती थी, टेंशन होती थी, लेकिन पहुँचना होता। पर जब पेशावर आ गया तो फिर वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट माहौल में कहाँ खुश थे सबसे ज्यादा? ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्टली डिपार्टमेंट में 5 बंदे हो या 10 बंदे हो, या लेट सपोज 5 बंदे हो, लेकिन उनके साथ अगर आपकी एक केमिस्ट्री मिल जाए तो क्या होता है? सर बिल्कुल वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है ना। क्यों भाई? बिल्कुल सर इसका नींद तो नहीं आ रही है? जैसे हवा में गुजर रहा है। बेसिकली पहले मतलब बिजनेस साइड पे हम आए भी नहीं इसी तरह, ये सारा कुछ मैं तो बिजनेस साइड में पढ़ा नहीं रहा। कौन कह रहा है? मैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जांपल्स दिए सारी। बिल्कुल सर, मैं तो बिजनेस साइड पे गया ही। कौन कहता बिजनेस? हम तो बिजनेस को पढ़े ही नहीं। थोड़ा मतलब नया है हमारे लिए ना, इससे सर को भी पता होगा बिजनेस साइड थोड़ा बहुत नया है, बाकी ये ये सारा कुछ लेकिन मैंने एक एग्जांपल पहले सोची थी कि मैं आपको बताऊंगा एक प्रोडक्शन क्या होती है, फिर इसकी रॉ मटेरियल, मैंने वो सोचा, लेकिन जब मैंने कहा ये तो सारे हजरात डॉक्टर हैं, इनको एग्जांपल देनी नहीं चाहिए क्योंकि समझेंगे नहीं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं उस चीज को स्किप करके आगे गया। हाँ सर, अभी तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि टर्मिनोलॉजी अभी तक इजी है। इससे भी इजी होगा, आप क्वेश्चंस करें। ठीक ठीक है, क्वेश्चंस करें। इस पे क्लियर हो गया? एनवायरनमेंट आपकी सबसे ज्यादा मैटर करती है और ये काम एचआरएम का है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, उसको आपके मतलब भी सोचना है। अच्छा, फिर आता है ब्रिंग आउट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड एडवांसमेंट। अब 4 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 4 में से मैं उसको कहता हूँ आपकी ट्रेनिंग होगी और ये दोनों एक सीट पे हैं। अब क्या होगा? वो बंदा दिल में सोचेगा कि मेरी ट्रेनिंग क्यों नहीं की गई, मुझे आगे क्यों नहीं लाया गया यार, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई, मेरा भी तो हक बनता है, हम दोनों एक पे आए हैं। और इस तरह के बड़े कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। क्यों सर? उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का काम किसका है? एचआरएम का। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपस में कोई ट्रेनिंग उसमें भी मसले ना बने। ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी की बिना पे बैठ जाती है क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाती। कितनी लेबोरेटरीज ऐसी हैं जिसका नाम एकदम से ऊपर गया और कितनी नीचे आ गई, आपके सामने होगा। क्यों? बस क्वालिटी रखते हैं। सिटी लेबोरेटरी का एक नाम होता था, आप मेडिकल के वो हैं इसलिए वो कहता हूँ, आज उसका नाम है इतना नहीं है। आजकल किसका? चुगताई का है, चुगताई का है, आबा खान का है, खानम का है, शिफा का है। क्यों? शिफा का कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर वो अपनी क्वालिटी को आगे लेके जा रहा है। एडवांसमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। एडवांसमेंट की तरफ। क्यों सर? एडवांस टेक्नोलॉजी। कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में है तो बताएं सर। सर अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं आ रहा। मैंने जो एक एग्जांपल मेरे माइंड में है ये मैंने बता दी। अब अगर मुझे आप कहेंगे बिजनेस से रिलेटेड, मैं आपको 1000 एग्जांपल दे दूंगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब सर आप देख सकते हैं नोकिया था, नोकिया एक ज़माने में नोकिया ब्लैक, वो हम उसकी तरफ आएंगे टेक्नोलॉजी की तरफ। ये इसके सबसे बड़ा चैलेंज है, ट्रेंड एंड चैलेंज है कि नोकिया बैड क्यों गया है। बैड क्यों गया सर? तो और टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अपनी वही चीज को लेके बैठ रहा। कोडक को देखें, आप देखें जमाने में कोडक का एक नाम होता था एग्जैक्टली, और आज देखिए कोडक को कोई पहचानता नहीं है। कोई नहीं पहचानता। क्यों? टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सके। सही है। तो ये मेंटेन हाई मॉरल एंड गुड ह्यूमन रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है आपको? ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, मॉरल और गुड ह्यूमन रिलेशन बनाना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऐसा नहीं है बस सिर्फ वर्क की तरफ देना, अखलाकियात को भी देना। ये भी एक न्यू लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया है। ठीक है, इस चीज को भी देखा गया। फिर हेल्प मेंटेन इथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, वो करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर ऐसी पॉलिसी जो इथिकली भी अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इथिकली को छोड़ के सिर्फ आप उस पर अखलाकियात को अपने नहीं छोड़ते। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं जो कि अपना एक यूनिट इसलिए बंद कर देते हैं कि यार इससे नुकसान हो रहा है, माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो हम इस चीज़ को बंद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम नहीं करते। कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जिसकी वजह से कहते हैं नहीं यार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इथिकली ये ठीक नहीं है, हम इसको टेस्ट को नहीं करते। मुझे आई डोंट नो, आपको पता होगा मेडिकल के कुछ टेस्ट पे पाबंदी भी है, पाकिस्तान में नहीं होते। क्यों सर? और बाद ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि हो इनको इथिकली कोई वो नहीं है, बाद इथिकली भी उस पर पाबंदी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इवन पाकिस्तान की हद पे भी, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे आप देखें, एक मेरी ब्यूटी वाले बनाते हैं अल्कोहल और नॉन अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन वो नॉन अल्कोहल की प्रोडक्शन को डिस्प्ले नहीं करते, कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। क्यों सर, ऐसा है कि नहीं? ये तो आपको भी पता होगा, ये तो बड़ी छोटी सी मिसाल है। क्यों नहीं करते? क्योंकि मॉरली एक तो ये रिलेशनशिप, दूसरा वो इथिकली पॉलिसीज उनके ऐसे बना दी गई है कि भाई वो ये नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही वो प्रमोट कर सकता है। फिर टू रिकॉग्नाइज एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप गोल्स बाय appreciate monitoring and non monitoring incentive। अब कुछ इंसेंटिव होते हैं जो कि मॉनिटर्स किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते। इसके बारे में आपको आसानी से मैं एक बात बता दूं कि मिसाल के तौर पे अभी आपसे सर ने नीचे पूछा, आपने कहा मुझे 10 बजे बुलाते हैं, उन्होंने कहा इसको कंपनसेट किया जाता है, आपने कहा नहीं करते। लेकिन बास डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनसेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? आप कहते हैं यार सर हर सैटरडे को मैं गांव जाता हूँ, गांव से सुबह आना मेरे लिए लेट होता है, वो कहते हैं चले हम इसको कंपनसेट करते हैं, आप कभी भी आते हैं लेट आवर्स में जाते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। आपको दरमियान में कहीं 2 दिन की छुट्टी लेनी, भाई आप जाएं, टेंशन ना लें, आपका काम हो जाएगा, और वो उसको आपको कंपनसेट कर देते हैं आपकी किसी ऐसी चीज के साथ जिसकी कोई रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन वो कंपनसेशन में आती है। मेरा मतलब आप समझ गए? जी सर, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो कहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी है, आप दरमियान में निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन चूंकि आप 8 घंटे से 2 घंटे ज्यादा लेट हो गए, तो दूसरा बंदा कहता है यार तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, तुम मेरी जगह कल पे ड्यूटी दे देते। ये वो फिर इधर वहां पे मॉनिटरिंग इंसेंटिव, ये वो सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। टू मैनेज चेंज टू म्यूचुअल एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप मैनेजमेंट एंड सोसाइटी। क्लियर है? वही सारी बातों को घुमा कर बता दिया। क्लियर है सर? कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। फंक्शन क्या है एचआरएम का? ठीक है, पहला फंक्शन है जॉब रिक्रूटमेंट। अभी मैंने आपको बताया जो हमने पढ़ना है कि भाई जॉब एनालिसिस क्या है। आप जो जॉब कर रहे हैं उसका एनालिसिस भी करना है कि भाई जॉब है क्या। यस क्या? जॉब एनालिसिस है क्या, वो जॉब्स क्या है उसको एनालिसिस करना। ठीक। दूसरा उसका ये है कि एचआर प्लानिंग क्या है, ये प्लानिंग करना भी उनका काम है। एचआर डिपार्टमेंट आपकी पूरी एक प्लानिंग करता है, उस पूरे वर्कलोड को प्लान करके बताता है। रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रांसफर एंड लास्ट वन प्रमोशन। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी ट्रांसफर कर दी है, बाज़ औक़ात थर्ड एरिया में ट्रांसफर करके प्रमोट करके भेजते हैं ताकि वो मोटिवेट भी हो जाए और उनका मसला भी हल हो जाए, क्योंकि वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों सर, ऐसा होता है कि नहीं? आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे ज्यादा ऐसा होता होगा। क्यों सर? बिल्कुल होता है सर। जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। बात का ऐसा होता है कि एचआर की प्लानिंग ऐसे की जाती है कि इस बंदे को हमने लेना है और फिर किस पर्पस के लिए लेना है उसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, इस पे आपको समझ आ गई है? ये हेड हंटिंग जो होती है सर, ये भी एचआर का वो एचआर प्लानिंग में आएगा। जी सर। जो हेड हंटिंग ये लोग करते हैं, जो एचआर वाले, यानी मीन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली जो चीज, ये एचआर का बेसिक रूल है Basic सर। rule है। ये एचआर की बेसिक पॉलिसीज है। ये बिल्कुल आपका मेन पॉइंट है। अभी जब स्लाइड के आखिर में आप जाएंगे ना, तो आपको एक चीज इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब रिक्रूटमेंट हो गई, ये सारा इसके अंदर आता है। हमने पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
फिर है डेवलपमेंट। अब इसका दूसरा मेन फंक्शन है डेवलपमेंट भी करना। पहले फेज में तो उन्होंने रिक्रूटमेंट कर ली, अब उसकी डेवलपमेंट का काम है। डेवलपमेंट किसकी होगी? जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, सिलेक्शन हुई है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी है कि उसकी ट्रेनिंग भी हो, उसको साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाए, और फिर उसका कैरियर प्लानिंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल तक एक ही सीट पे बैठा है और वही बैठ के काम कर रहा है, एक ही सीट पे बैठ के काम कर रहा है, उसे आगे नहीं जा रहा, ये उसकी वो है। बाजू का कहते हैं ना यार मैं सिद्दतल मुंतहा पे खड़ा हूं, इससे आगे मेरे फर्ज जाएंगे, मेरे डायरेक्टर नहीं बना रहे। 17 में वो आया था, 17 में ही रिटायर्ड हो गया। ऐसे ही है ना सर, दोनों सूरतों में मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कैरियर प्लानिंग भी करनी है। उसकी कैरियर प्लानिंग क्या है? उसकी आगे की फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है सर। आप देखिए आर्मी में जब बंदा आता है उसको ये पता है कि आखिर में मुझे इतना पैसा मिलेगा पेंशन में कि मुझे घर मिल जाएगा। ठीक है। आप सरकारी तौर पे देख लें, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं, मुझे इतना प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि मैं छोटा सी एक अपने लिए कुछ कर सकूंगा, कहीं रख के इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा कि मुझे या पेंशन मिलेगी या मुझे कुछ मिलेगा जिससे मेरा बेनिफिट होगा। ये उसकी कैरियर प्लानिंग है जो वो पहले से करता है। क्योंकि देखिए एक थ्योरी है, वो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, यकीनन नहीं पढ़ी होगी, उसको कहते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। और मैं उस थ्योरी पे इमरान खान को बड़ा फिट समझता हूँ, अक्सर एग्जांपल्स भी देता हूँ। उसकी थ्योरी ऑफ नीड है कि इंसान पहले किसके लिए काम करता है? वो अपनी बेसिक नीड के लिए करता है। बेसिक नीड क्या है? खुराक है, उसके कपड़े हैं, उसकी ये चीज। जब ये नीड पूरी होती है ना, फिर उसकी वो जाती है नीड कौन सी? सोशल नीड की तरफ, कि भाई वो अपना बिजनेस करे, एस्टैब्लिश करे, अपना सिक्योर करे। वो जब पूरी करता है तो फिर वो सेल्फ रिकग्निशन पे जाता है कि यार भाई मुझे ये पॉपुलैरिटी हो जाए। अब इमरान खान पहले किसके लिए कर रहा था? उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि सारे आजकल उसको जानते हैं। ठीक है। अब उसने पहले किसके लिए किया कि भाई अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, 92 का वर्ल्ड कप जीत गया, उसके बाद उसने शौकत खानम बना दिया। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला गया कि पूरी दुनिया उसको याद रखे। तो ये हायरार्की है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड। तो आप बेसिकली इस चीज में वो नीड पूरी करते हैं, अपनी कैरियर को प्लान करते हैं। फिर तीसरी चीज 1 2 3 और थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि कंपनसेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको कहा ना, हमारा लास्ट वन टॉपिक होगा वो कंपनसेशन का होगा। ये हमारे 3 फेज हैं। मैंने पहला फेज आ रहा है आपको खत्म करवाना, जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। लेकिन ये फेज इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड और लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई वो कंपनसेशन क्या है, जॉब एवैल्यूएशन क्या है, वेजेस एंड सैलरीज क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की, और बोनस, इंसेंटिव और पेरोल्स उसका क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है। हाँ जी। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर अंदाजा लगाती है सर? नहीं, इसके मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बल्ला तो पोसु की का सिंगल है दाखिले, क्योंकि वो जी हजूरी कर रहा है, खुशामद कर रहा है। होता ये नहीं है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा तौर पे आपके परफॉर्मेंस बनते हैं, टेस्ट होते हैं। जी सर। टेस्ट किया जाता है कि उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि आया वो ये चीजें पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि हवा में बस सिर्फ वो बना दिया या खुशामद करने वाले को बना दिया, या एक बंदा लेट आवर तक बैठ रहा है, उसको ये नजर आ रहा है कि वो लेट आवर में बैठ के काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है ये नहीं पता। वो उसके घर के लिए अगर कोई चीज लेके चला जाता है तो यार ये बंदा तगड़ा है, दाढ़े खसड़े, इस तरह नहीं। बाकायदा इसकी टेक्निक्स हैं, जी सर। परफॉर्मेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपके माइंड में क्या है? मैं एज अ टीचर यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा क्या होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? मेथोडोलॉजी तो मेरी टीचिंग ही है, वो हर एक टीचर आपको मिलेगा, यूट्यूब हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन पता है क्या है? आप मेरा फीडबैक है। आप जाएंगे कहेंगे यार ये सही पढ़ा रहा है, आप जाके कहेंगे यार वो गलत पढ़ा रहा है, उसको तो खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे क्या करेगा? उसके लिए अब से क्या होगा? इसको एक चीज कहते हैं जो आजकल बहुत मशहूर है, जिसको कहते हैं क्वालिटी इनहैंसमेंट। ये आपने सुना भी होगा, हर जगह इसके ऊपर बड़ा वो हो रहा है और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहे हैं। बिल्कुल।
ठीक है। और हॉस्पिटल में सर हो रहा है। क्वालिटी इनहैंसमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है और उसका काम ही यही होता है कि वो चेक करे कि यार ये काम कर रहा है। आपकी भी डिपार्टमेंट होगा जो आके चेक करेगा कि भाई लैब में क्वालिटी इनहैंसमेंट को मद्देनजर रखा जाता है कि नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें एक टूल ये भी है कि आप जो काम कर रहे हैं कि आप उसकी स्किल है, वो बंदे आते हैं टेस्ट करके आपसे पूछते हैं दे तसवई, और अगर आपसे नहीं पूछेंगे ना तो जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको कहीं और ले जाके टेस्ट करेंगे। क्यों सर, मैं ऐसा पता है सर, डॉक्टरों की होती है वगैरह तो बिल्कुल। तो ये चीज परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग की उसका हिस्सा वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टेक्निक्स, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं ऐसी वो मिसालें लेके आऊं जो आपसे रिलेटेड हो। अगर नहीं ला सका तो फिर आप मेरी हेल्प करेंगे, स्पेशली आपसे मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता हूं। सर एक्सपेक्टेशन नहीं रखे सर, फिर वो क्या कहते हैं, वो आ जाता है, क्या प्रेशर आ जाता है। देखें मैं आपको एक बात कहता हूं, और ये HRF में सर आप खुद ही कह रहे हैं कि HRF का मतलब है कि वो रखना है सर, बैलेंस रखना है। आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे सर, प्रेशर ज़्यादा आएगा, उसी तरह वो नहीं होगा। ये मैं एक बात जानता हूं, ठीक है, मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल में पढ़ाने का, मैंने आपको पता है टीचिंग छोड़े हुए मुझे 16 साल हो गए। 16 साल के बाद मैं दोबारा करूँगा, आई डोंट नो कैसे पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, जबरदस्त है सर। ठीक है, मेरी एक अपना मानना है, सिर्फ आपको इल्म देना नहीं है, मैंने अल्लाह को जवाब भी देना है। जो मेरे यहाँ पे है अगर आपके इधर उतरता है, ठीक है, और आपके दिल को लगता है, आपके दिमाग में आता है, फिर आप समझ लें कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, ठीक है। इसमें मैं कभी प्रेशर नहीं डालता स्टूडेंट्स पे। जी उसको मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो पार्टिसिपेट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं मिला जिसने कभी मेरी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। सर बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको जिस दिन मेरा मूड ना हो ना, मैं कह देता हूँ आज थोड़ा लीव इट लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी होगा, ठीक है। और जहाँ आप लोग थक जाए मुझे स्टॉप कर दें, सर प्लीज इतना काफी है, आगे नहीं चलते। हम एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे, दूसरे दिन पे ले लिया करेंगे, लेकिन चीज को माइंड अप, कोशिश मेरी होगी कि सिलेबस से आउट ऑफ वे हम जाके ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। नहीं होना भी इस तरह चाहिए सर, इसलिए कि बंदे के जहन में बात रह जाती है। वो क्या कहते हैं, माइंड डजंट सी व्हाट द माइंड, क्या कहते हो, द आइज, माइंड डजंट सी व्हाट द आइज डोंट नो, कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है। कम से कम आप जो बात करते हैं तो कम से कम जहन में रह जाती है। देखिए एक चीज होती है, मैं एक जगह वो देख रहा था मोटिवेशनल स्पीच थी, तो उसको कह रहा था कि यार जो आंखें देखती हैं ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जो कान सुनते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया, बच्चे आप देखें मोबाइल अपने बच्चों को आप दे दें और खाना खिलाएं, वो खाते रहेंगे। जहाँ आपने मोबाइल ले लिया वो खाना बंद कर देंगे। डॉक्टर कहते हैं उनको खाने के वक्त मोबाइल ना दो, ठीक है। आप लर्न करें, देखें, एनवायरनमेंट को देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें। मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाएं और उसमें देखें कि वहाँ पे HRM की क्या क्या कमियां हैं। इंशाल्लाह एक असाइनमेंट है होगी हमारी, ठीक है। वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, यार दोस्त की ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, उसके स्कूल में चले जाएं कि यार देखना चाहता हूँ तुम सैलरी क्या दे रहे हो, तुम क्या दे रहे हो। बेशक उसे को यार मेरा कोई काम नहीं है, जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ, मैं अपने उसके लिए, फिर उसको आइडिया दें कि यार तुम ये काम करो, इससे आपकी ग्रोथ होगी। ये जो नॉलेज है, मैंने आपको डे फर्स्ट पे याद है आपको एक बात की थी कि मुझे मेरे टीचर ने पूछा MA कर लिया सो व्हाट, तो मैं आज पढ़ा नहीं सर, मैंने सो व्हाट इम्प्लीमेंट किया, मैं हंस पड़ा सर ये क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट भी करें। इंटीग्रेशन चौथा स्टेप, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रेविनेस हैंडलिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड डिसिप्लिन। वापस चलते हैं स्लाइड पे। ये हो जाता है, आपने डेवलपमेंट उसकी कर दी, ठीक है, डेवलपमेंट भी कर दी, उसको कंपनसेट भी कर दिया। अब पता मसला क्या पे आया, दो बंदे एक साथ अपॉइंट हुए हैं, उनको आपने डेवलपमेंट भी दे दी, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी दे दी। अब बात आई है उसकी पेरोल पे, उसकी सैलरी 40,000 है, आपकी सैलरी 30,000 है, क्या होगा? मसला होगा सर, कन्फ्लिक्ट होगा। मैंने लास्ट राउंड उठाया, लास्ट राउंड बात कर रहा हूं, कन्फ्लिक्ट होगा।
ठीक है, तो आपकी जो दोनों फंक्शंस हैं, इन तीनों फंक्शंस के दरमियान में इंटीग्रेशन भी करना का ये भी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ 3 काम कर लिए, चौथा आपका फंक्शन नहीं है, चौथा फंक्शन भी है इंटीग्रेशन, उसका एम्प्लॉयड को दूर करना, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना। एक बंदा होता है ना, 2 बंदों के नाम ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, कहते हैं हमारा सब सुनता खबरें को कहीं, आपने उसको मोटिवेशन करना है कि तुमने ट्रेनिंग पे जाना है, इस ट्रेनिंग से तुम्हें फायदा होगा। एक बंदे को आप प्रमोशन भी देके कहेंगे यार तुम जाओ ना जरा, तुम जाओ जरा वजीरिस्तान में, वो कहेगा मड़म कर नजमा अल्ताला टिकने दो। क्यों सर, ऐसा होता कि नहीं होता? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप उसको ग्रेविनेंस हैंडलिंग करते हैं, उसको उसके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं कि यार तुम 6 महीनों के लिए चले जाओ, फिर मैं वापस बुला लूंगा। करते हैं कि नहीं करते? ऐसा होता है। फिर उसके बाद आप ये भी करते हैं कि यार उसको पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं कि यार अब भला बॉडी उसको वो हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कभी कभी किसी को कहते हैं ना नाइट ड्यूटी तुम कर लो यार, कहते हैं कि नहीं कहते? तो कहते मैं नहीं कर सकता, उसको हैंडलिंग करना कहते हैं, उसको ये कहते हैं इंटीग्रेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में बंदे रखे होते हैं जिनकी जबान चलती है, बड़े मीठे अंदाज में आपको बुला के सिपारी देते हैं और आप आराम से उसको मान भी जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो ये चीज स्पेशली आप जानते होंगे बंदों को याद होता है। हमारे पास है सर, कभी कभार हमारे पास यूएन वाले वो होते हैं, तो उनमें बंदे को निकाल दिया जाता है, ठीक है सर। तो फिर वो अपनी ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, तो एक खास बंदा बैठाया हुआ है उन लोगों ने कि उस बंदे के पास लेके जाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वो क्या बातें करते हैं। जब वो बंदा बाहर निकलते हैं तो वो सेटिस्फाइड होकर निकलते हैं कि मुझे जो नौकरी से निकाला गया, अच्छा किया मुझे नौकरी से निकाला गया, ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो बंदा होता है सर, यूएन में ये चीज़ बैठे होते हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को देखिए। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि किसी को फायर करना बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कल से तुम फायर, बंदा सर पड़ रही हो, मुझे फायर कर रहे हो यार। उसके लिए क्या होता है, टैक्टिक्स होते हैं, वो उसको पहले बताना। मैं भी ये काम कर चुका हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, डजंट मैटर, ये होता है, ठीक है। इसीलिए आज इधर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखेंगे और हंसेंगे जब आपको कोई बात कर रहा होगा, आपके ज़हन में ये चीज आ रही होगी। चौथा, तो 5th वन जो मैं कहता हूँ बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, मल्टीनेशनल में तो होता है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस। हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम, पर्सनल रिकॉर्ड एंड पर्सनल ऑडिट, ये बहुत कम होता है। देखा जाता है कि आपने 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं नॉन स्टॉप, ठीक है, और आपको बुला के ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है चलो आपको सालाना 10 दिन की लीव है, आप छुट्टियों पे जाएं, और जोर जबरदस्ती पे आपको भेजा जाता है जाओ ऐश करो, घूम फिर के आओ। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? हेल्थ के लिए उसकी जरूरी है, वो उठा जाता है, थक जाता है। आप किसी को कहें कि मैं हर सैटरडे को आपको बुलाऊंगा, आप काम करेंगे, मैं आपको उसको डबल पे करूंगा, गवर्नमेंट रूल है, डबल सैलरी दी जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 हफ्ते आएंगे, तीसरे हफ्ते कहेंगे तो छुट्टे तो के राजी, रिलैक्सेशन, आप बाहर मुल्क में चले जाए, वो सैटरडे संडे आपको कॉल नहीं करेंगे। क्यों? वो कहते हैं ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? मेडिकल। क्या आपको आपकी कंपनी मेडिकल देती है? मेडिकल सेटिस्फेक्शन देती है? आप बीमार होते हैं, आपको कंपनसेट किया जाता है? आप अपना इलाज किस जगह पे जाके कराते हैं? अब जैसे ये गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है सेहत कार्ड, बड़ा सेंटिमेंटल इशू छेड़ा है लोगों का, गरीबों का, क्योंकि वो जाते हैं इलाज के लिए, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा हो जाता है, वो वहाँ पे इलाज करवाता है। क्यों सर? बाईपास करवाता है, तो ये उसका क्या है, उसकी सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दे दी उसको। क्यों सर? बिल्कुल सर। दी है कि नहीं दी? उसको अपनी हेल्थ मिल रही है, उसको सेफ्टी मिल रही है कि भाई मैं बीमार होता हूं तो मेरे कम से कम 10 लाख का होगा, बेसिकली वो कर्जे पे हो। लेकिन सुबह कर्जे में चला जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन सेफ्टी तो मिल रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और वो पॉलिसी कहाँ बनाते हैं सर आप? वो आपको HR प्लानिंग में आती है।
समझ गए सर मेरी बात? कि आप जब प्लानिंग करते हैं इन सारी चीजों की शुरू में, किसी भी बंदे को आप जब एनालिसिस करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, उसके लिए आपने प्लानिंग की होती है कि भाई इसके लिए मैंने कोई सेफ्टी रखनी है, इसको मैंने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। हमारे यहाँ पूरा डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी का, लेबर लॉ जिसे कहते हैं, लेबर लॉ के तहत बनता है सोशल सिक्योरिटी वाला, ठीक है? ये आप आगे जाके देखेंगे माशरे में है बाकायदा तौर पे, सर आपको तो पता होगा। फिर उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। आप किसी जगह पे जाते हैं, जगह पे वर्कर वेलफेयर बोर्ड का दफ्तर लगा होता है, उसके लिए उनके लिए इदारे होते हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने उसके लिए भी बनाती है, स्कीम्स बनाती है, हाउसिंग स्कीम्स बनाती है कि भाई ये हमारे बंदों के लिए हाउसिंग स्कीम्स हैं, ऐसे आरपीओ वाले बनाते हैं। इसी तरह लोकल भी बनाई जाती है, रेलवे वाले की जमीन है भाई, ये उन्होंने प्लॉट बनाए हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? अगर नहीं सुना तो थोड़ा सा स्टडी करें, ऐसा होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कानूनियां बना लेती है कि भाई आप जब तक हमारे एम्प्लॉइज हैं इस कॉलोनी में रहेंगे, ये फैक्ट्री हमारी लगी हुई है, इसमें आप काम करें, आपकी यहाँ पूरी रिहाइश होगी, जब तक आप हमारे साथ एम्प्लॉइज हैं, 30 साल 40 साल आप यहाँ पे रहे, आपको कोई हाउस रेंट कुछ भी नहीं होगा, आपको स्टे दिया जाएगा, आपको रहने की जगह दी जाएगी, आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये चीज उसके बाकायदा तौर पे वेलफेयर स्कीम्स का हिस्सा है। पर्सनल रिकॉर्ड एंड पर्सनल ऑडिट्स, आपका पूरा पर्सनल रिकॉर्ड रखा जाता है, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने कब ज्वाइन किया, क्या ये लेटेस्ट फंक्शंस है जो कि एचआर कर रहा है। पहले इतना कुछ इस पे वो नहीं किया, लेकिन आईटी के दौर में इसको मजीद प्रमोट किया गया। क्लियर हो गया? ये 5 चीजें हमने पढ़नी है, 5 स्टेप्स हैं जो कि मेन फंक्शंस हैं, और ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं, मिले हुए हैं, एक के बगैर दूसरा अधूरा है, दूसरे के बगैर तीसरा अधूरा है। स्टेप बाय स्टेप इस पे हम चलेंगे, ठीक है सर? अच्छा, स्कोप क्या है? स्कोप भी तो है ना, इसके स्कोप क्या है? तो पहला आता है आपका पर्सनल एस्पेक्ट्स। दिस इज कंसर्न विद द मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ये कि एक ही चीज है, स्कोप उसी डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है कि ये सारी चीजों को कवर करना आपका क्या है, पर्सनल एस्पेक्ट्स है। फिर उसके बाद आपका वेलफेयर एस्पेक्ट्स भी है कि भाई ये जो आपके जितने मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, एजुकेशन हैं, जितने भी आप बना रहे हैं, आपका बात आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, भाई एक फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, उनकी बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे उनके साथ? उनके लिए लोग क्या करते हैं, बेबी केयर सेंटर बना देते हैं कि आप जब तक उधर ड्यूटीज हैं, आपके बच्चे यहाँ पे ये संभालेंगे। होते हैं बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं, वेलफेयर के लिए दी जाती है, तो ये बहुत मैटर करती है आपकी, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट दी जाती है, मेडिकल असिस्टेंट दी जाती है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सारा इसका हिस्सा है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये भी स्कोप का हिस्सा है। यूनियन मैनेजमेंट जितने भी होते हैं रिलेशन, ज्वाइंट कंसल्टेशन होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। देखें, मैंने आपको जो चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है, ये सारे का सारा उसके स्कोप का हिस्सा है, आपकी ये फंक्शन उसके स्कोप्स हैं। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो लिमिटेड रखते हैं, ये टाइम टू टाइम आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्कोप आपका चेंज नहीं होता। स्कोप में आपका ओवरऑल टर्मिनोलॉजी आती है जिसमें आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ऑब्जेक्टिव तो हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी से अलग होगा, आप समझ गए मेरी बात? मेरा ऑब्जेक्टिव अलग होगा, आपका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा स्कोप जो है वो अनलिमिटेड, एक वास्ट एक्सपीरियंस होगा। क्लियर हुआ सर? दोनों में फर्क आपको पता लग गया? तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं और स्कोप भी पढ़ते हैं, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछें। क्लियर है सर? जी सर। तो मैं इसलिए इस पे इतना वो नहीं कर रहा कि ऑलरेडी इसको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये कोई इतनी चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखें, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ईच रीच इट्स गोल, ठीक है, ठीक है, उसके गोल को पहुंचना, टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, टू इंश्योर रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये बहुत जरूरी है।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता। ह्यूमन बींग्स की इज्जत नहीं की जाती। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखे जिसमें कहते हैं ये चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, वहाँ खड़े रखेगा नहीं, ऐसा नहीं। सर एक वो है ना, एक वो चीज़ होती है कि एक लोग कहते हैं कि नो वन इज इनडिस्पेंसिबल, तो उस हिसाब से पर वो होता है ना सर कि हर बंदा ये समझता है कि अगर मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से चला गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है सर। तो इसको कहते हैं कि नो वन इज इनडिस्पेंसिबल, हर बंदे कोई नहीं कि वो क्या कहते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ और अगर गलत हो तो बताइएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन, जब उनका इंतकाल हो गया दुनिया से, उन्होंने रुखसत इख्तियार कर ली। सहाबा कराम की हालत क्या थी पड़ा होगा आपने, कंडीशन वर्स हो गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार मयान से निकाल के क्या कहते हैं, कोई बोल दे कि किसी ने ये कहा कि अगर तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। कहा एट दैट टाइम कौन आगे बढ़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने पहला बयान क्या दिया कि जो तुम में से उन पे यकीन रखता है, खुदा मानता है, तो वो समझ जाए कि वो काफिर है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, ठीक है, वो खुदा नहीं है। आई थिंक सो आपके सवाल का जवाब मिल गया। ये दुनिया का निजाम अल्लाह ने चलाना है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होता है लोगों को फील किया जाता है, किसी के जाने से कमी नहीं आती, उसकी फील होती है कि वो इस चीज को बेटर तरीके से कर सकता था, मैं उसकी जगह नहीं ले सकता, उस जैसा कोशिश कर सकता हूं।